आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका इलेक्शन स्पेशल इस खास चर्चा में। दोस्तों, दरअसल अब देश में हुए आम सभा चुनाव के काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सबकी निगाहें 7 चरण के मतदान के बाद मतगणना पर टिकी हैं। अलग अलग एजेंसियों का एग्जिट पोल सबके सामने आ चुका है। अगर इनका औसतम परिणाम निकाला जाए तो लगभग ये तय हो चुका है कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा संदेह के घेरे में है, लेकिन यह भी तय कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की ओर से किया गया 295 सीटों का दावा भी पूरा होता फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, चुनाव के लिए बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर सरेंडर कर जेल पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जमकर चुनावी माहौल बनाने वाले चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर कैबिनेट के दूसरे मंत्री, या फिर बात की जाए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, या फिर बात की जाए 5 न्याय गारंटी लेकर सियासी मैदान में उतरे कांग्रेस के दिग्गज नेता खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या फिर बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अब सारे अपने सूत्रों को खंगाल कर सीटों के जीत हार का ब्यौरा तैयार करने में जुटे हैं। दोस्तों, दरअसल ये पूरा आम सभा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ही देखने को मिला, चाहे वो बयानों के जरिए हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी के क्रियाकलापों के। 80 दिनों तक चला चुनाव का महापर्व मुद्दों के जरिए न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि पूरे देश के तापमान को चरम पर पहुंचा दिया। हाँ, एक बात और, इसे मौसम की मार कही जाए या फिर सियासतदानों की ओर से उठाए गए फिजूल मुद्दे, औसतन देश की 40% जनता ने चुनाव से खुद को किनारा कर लिया। दोस्तों, तमाम ऐसे सवाल हैं, सियासी दलों के तमाम दावे हैं। मतगणना के पहले हम इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज केवल पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके ग्राउंड जीरो पर अच्छी पकड़ है। लेकिन चर्चा पर चलें इसके पहले सुन लेते हैं क्या कुछ दावे अभी भी सियासी दलों की ओर से किए जा रहे हैं। मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले। उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार, वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया गठबंधन के पार्टियों को मिलेगा। 95 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद जो लोकसभा के चुनाव थे और इवन टू दैट एक्सटेंड 2009 के, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाएं अभी आगामी 4 जून तक। लेकिन मैं इस कैंपेन का हिस्सा रहा हूं जो तेजस्वी जी का कैंपेन रहा। और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लगभग 60% मतदान हुआ। 7वें चरण में किस तरह से आप देख रहे हैं? वहीं अब एग्जिट पोल की तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। अलग बयान अभी भी सुनने को मिल रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर के हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अमूमन एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, ये मैंने पहले भी अपने चर्चा में साफ कर दिया था। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं, अमूमन सारी जो एजेंसियां इस तरह का सर्वे करती हैं, वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी ही आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों में मशगूल हैं। आज बीजेपी की भी एक अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा के आवास पर, उसमें अमित शाह से लेकर तमाम दिग्गज वहां मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन ने 1 जून को ही बैठक कर लिया और साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि किस तरह से कार्यकर्ता सक्रिय ढंग से मतगणना केंद्रों पर डटें ताकि निष्पक्षता के साथ मतगणना संपन्न हो सके। चलिए, एक बेहतर पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आज सिर्फ पत्रकारों को हमने शामिल किया है जो अलग अलग समय में हमारे साथ अलग अलग चर्चाओं में रहे हैं। आज सबका बयान हम इकट्ठे जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहले हम स्वागत कर लें सुनील त्रिपाठी जी का। आप हर समय चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करते रहे। 7 चरणों के जो मतदान प्रक्रिया थे उसमें ये बेबाकी से अपनी राय रखते रहे। राजेश आनंद जी, निश्चित तौर पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो पर आपकी निगाहें बहुत पैनी होती है। विनय जी, सब अपने क्षेत्र के कद्दावर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और संदीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चरणों के जो मतदान हुए उसमें अपना पक्ष रखते रहे हैं। आज इन 4 दिग्गज पत्रकारों के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मतगणना शुरू होने में बिल्कुल चंद घंटों का ही वक्त बचा है। ऐसे में मुद्दे तो तमाम रहे। सबसे पहले हम चलेंगे सुनील जी के पास। सुनील जी, अब भाई काउंटडाउन शुरू हो गया है, धड़कनें सबकी तेज हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। अभी भी इंडिया गठबंधन 295 का जो आंकड़ा है वो पार करने का दावा करती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकों में मशगूल हो गए हैं। 100 दिनों के अपने भावी सरकार के क्रियाकलापों का वो ब्यौरा तैयार करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय जी, जब जब हमको आप साथ बैठने का अवसर मिला, मैंने सदैव कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी जी। लेकिन ये जरूर है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा। और जी बोले, आवाज आ रही है। विपक्ष का मजबूत होना देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी कुछ, मेरी आवाज डबल आ रही संजय जी, दिखवाइए इसको। नहीं, आवाज सही आ रही है, आप बोलें। अच्छा, मैं देख रहा हूं बीजेपी कार्यालय में भी खुशियों का माहौल है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी खुशियों का माहौल है। ऐसा माहौल हमको अपने जीवन में बहुत कमी देखने को मिला है। अखिलेश जी पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं कि हाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 में से 65 सीटें तो हमको मिली जाएंगी। भूपेन्द्र चौधरी जी भी उत्तर प्रदेश में आश्वस्त हैं कि 80 में 80 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार मीटिंगें की है, उससे इंडिया गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा है। आपने भी देखा कि अखिलेश जी 80 सीटों पर कहीं भी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाए क्योंकि समय कम रहा। ये लोग पूरा अपना समय इंडिया गठबंधन में ही, विवाद में ही खत्म कर दिया जी। मेरा अपना आकलन है, अब हम ईवीएम मशीन तो नहीं संजय जी, कि 20 से 25 सीटें यूपी में इंडिया गठबंधन को मिलना चाहिए और 60-20-80, 60 से 65 के बीच में बीजेपी को मिलना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल तो हमारे कहने के विपरीत बता रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, जो एग्जिट पोल दे रहे हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, उनका भी अपना आकलन है। पिछली सरकार बिहार में भी आपने देखा था एग्जिट पोल कितना सही उतरा था। उत्तर प्रदेश में भी अब न चोर दो न अंधेरी रात, कल स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र में किसका राज होगा। और मेरा अनुमान है कि इस बार इंडिया गठबंधन पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा विपक्ष के रूप में। जी संजय जी। चलिए, ये तो बेहतर है आकलन आपका, क्योंकि विपक्षी मजबूत होते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। राजेश आनंद जी, रास्ता ही नहीं रहती है। सुनील त्रिपाठी जी का आपने आकलन सुना, ये भी आप ही की तरह ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका क्या आकलन है, क्योंकि सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं? कल जो परिणाम आना है, मेरा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अभी मैं विपक्ष के कुछ नेताओं का बयान सुन रहा था कि पीएमओ से मीडिया को निर्देश मिला है कि वो एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को जीता हुआ दिखाएं। तो उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि अमेरिका की मीडिया कंपनी है ब्लूमबर्ग, उसने आज लिखा है कि मोदी जीत के लिए तैयार है। जी। जियोनेटिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो यूएस की बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिनका आंकलन पूरे सेंसेक्स और शेयर बाजार पे होता है। उसके मुख्य निवेशक बीके कुमार ने कहा था कि सोमवार को बाजार में उछाल आएगा। उसका कारण बताया था कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज का सेंसेक्स और आज का शेयर बाजार जिस तरीके से उछाल मारा है, निसंदेह उस पर शक नहीं किया जा सकता। कतर की मीडिया कंपनी है अल जजीरा जी। अल जजीरा ने कहा है कि मोदी मैजिक चल गया और मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। हालांकि अमेरिकन पोस्ट ने लिखा है कि मोदी और इंडी गठबंधन में कांटे की टक्कर है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है अपने एग्जिट पोल को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन सब जगहों पर भी पीएमओ से निर्देश गया? तो आरोप लगा देना मीडिया के ऊपर, दुनिया में लोग मान रहे हैं जी कि मोदी सरकार बना रहे हैं। अगर आप गौर करें मोदी जी के इंटरव्यू को, तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है, तो उन्होंने बड़े आश्वस्त मन से कहा था कि मुझे तो G20 का निमंत्रण मिल चुका है। हाँ, और जापान जाना है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे न्योता दिया है, और आप सवाल कर रहे हैं कि मैं सरकार बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। मैं तो अगले 100 दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। तो ये विजन है उनका, और इन्हीं सब बातों से मैंने ये निष्कर्ष निकाला, और जो चुनावी माहौल इतने लंबे चुनाव पर्व को जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे देखा है, उससे आंकलन किया कि ये एनडीए गठबंधन पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ठीक है विनय जी, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर नज़र रखते हैं, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि अब कल मतगणना होने में चंद घंटों का ही वक्त बचा है, इंडिया गठबंधन खेमे में भी सुकून देखने को मिल रहा है कि वो 295 के आसपास आंकड़ा पार करने वाले हैं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लगातार बैठकों में मशगूल हो गए हैं। 2 जगहों से खुशखबरी ऑलरेडी आ चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका क्या आकलन है? मुद्दों पर हम दूसरे चरण में चलेंगे, पहले आकलन जान लें। संजय जी, आज़ाद भारत में 2024 का ये पहला चुनाव है जी, जहाँ पर विपक्ष और पक्ष दोनों खुशियाँ मना रहे हैं, और दोनों ने जिस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ा था, उन उद्देश्यों की पूर्ति, ऐसा उनको लगता है कि उनकी उद्देश्य पूर्ति हो गई है, और दोनों जीते हुए महसूस हो रहे हैं जी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? नरेंद्र मोदी का जो उद्देश्य था वो अब की बार 400 पार, वो उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी 272 का जिक्र ही नहीं किया। और विपक्ष 272 के लिए, जाहिर सी बात है, वो चुनाव तो लड़ ही रहा था सरकार बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर उसका उद्देश्य जो ये था कि हमें एनडीए को 400 पार नहीं भेजना है जी। तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़, अगर ऐसा होता है कि 400 पार नहीं एनडीए जाता है, तो उनको लगेगा कि हमने भी एनडीए को 400 पार नहीं जाने दिया और रोक दिया उनके लक्ष्य से, तो उनमें उस जीत की खुशी मनाएंगे और एनडीए सरकार बना के अपनी खुशी महसूस करेगा। उत्तर प्रदेश की बात विनय जी, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, 2-3 राज्य हैं, पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें, फिर हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमाम राज्यों पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या आकलन है? जिस तरह से सुनील जी ने एक आंकड़ा दिया कि इंडिया गठबंधन 25 से 30 सीटों पर और एनडीए 60 से 65 सीटों पर। उत्तर प्रदेश का देखिए, पहला जो चरण था जब मतदान हो रहा था तो कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति थी, बट तीसरे चरण तक आते आते मैं व्यक्तिगत रूप से ये मान चुका था कि यहाँ पे जो है भाजपा अपना जो 2019 का जो प्रदर्शन था उससे कुछ न कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करेगी। और
7 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल और जो चर्चाएं और हो रही हैं, विपक्ष का जो बॉडी लैंग्वेज है, वो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं और हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा आकलन कर सकते हैं कि भाजपा और भाजपा गठबंधन को, एनडीए को उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटों के आसपास सीट मिलेंगी। और शेष इंडिया। हाँ जी, चलिए ठीक है। संदीप जी, अब चूंकि मतगणना होने वाला है, सवाल यही है, पहले आपका आकलन ले लेंगे, फिर हम मुद्दों पर जाएंगे कि किसका दावा हिट रहा, किसका दावा फ्लॉप रहा। जी संदीप जी की आवाज़ ठीक की जाए। मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है, बोलें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण में जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर दक्षिण भारत में बीजेपी का उदय इस तरीके से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत या हिंदी बेल्ट में मुझे लगता है बीजेपी को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरा अपना ऐसा आकलन है कि पूरे भारत की अगर लोकसभा की बात की जाए, 24 के लोकसभा के चुनाव की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि 350 प्लस की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई मेरा जो अपना ओपिनियन है उसके अनुसार वो 350 प्लस दिख रही है, बीजेपी प्लस एनडीए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे पूर्वांचल की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ आने की वजह से बीजेपी को जो किसानों का मुद्दा था और जो और क्षत्रियों का मुद्दा था और जो बेहद संगीन मुद्दे थे, किसान महत्वपूर्ण था, मुझे लगता है कि आरएलडी के गठबंधन के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पे भी अच्छा करती हुई दिखाई पड़ेगी। और उसके बाद पूर्वांचल में भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल या एसबीएसपी के साथ जो गठबंधन हुआ, संजय निषाद पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, मुझे लगता है कि उसका फायदा भी पूर्वांचल में, विशेषकर पूर्वांचल में फायदा मिलेगा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये लगातार कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से माफिया राज हटाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद अखिलेश यादव का अफजाल अंसारी के घर पे जाना, और मुझे लगता है ये मैसेजिंग जिस तरीके से सनातन का विरोध कर रहे थे इंडी गठबंधन के लोग, जिस तरीके से राम मंदिर का उन्होंने, तो ये जो अंडर करेंट था, मुझे लगता है कि इस अंडर करेंट को जनता ने समझा है। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी यूपी में खासकर मुझे लगता है कि 70 से 71 की सीट की तरफ बढ़ती हुई, मेरा अपना आकलन है कि 71-72 सीटों की तरफ वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 7 से 8 सीटें इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी और 1 से 2, मुझे लगता है शायद 1 से 2 के बीच में कांग्रेस पार्टी जो समाहित होती दिखाई पड़ेगी। बीएसपी मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों से एकदम स्पष्ट रूप से बाहर आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। मेरा अपना ऐसा संजय जी आकलन है। ठीक है। राजेश जी। जी भाई, अभी सरकार बनने बिगड़ने में तो वक्त है, तमाम अमूल से लेकर के सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए हैं, जनता महंगाई को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया था विपक्षी दलों ने, लेकिन महंगाई को लेकर के क्या कुछ होने वाला है। हालांकि एक बहुत बड़ा इनपुट ये भी मिल रहा था कि होम लोन में जो ब्याज है उस पर मोदी सरकार जैसे ही शपथ लेती है, अगली सरकार बनती है, उसमें बहुत बड़ा राहत देने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो सबसे पहले स्पष्ट करूं आपको कि एनडीए के जीत का कारण क्या होगा। इनका कारण होगा मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड, कोविड के दौरान जो कुशल प्रबंधन रहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद जिस तरीके से दुनिया के सामने भारत का कोविड प्रबंधन रहा, वो काबिले तारीफ रहा। हालांकि बाद में अभी चुनावी माहौल में वैक्सीन पे सवाल उठे हैं, तो मैं उसको उस कड़ी से नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, उस समय भारत में स्थिति नियंत्रण में थी और उसका इम्पैक्ट आज भी पूरी दुनिया में है, पर भारत की आर्थिक स्थिति पे नहीं है। जी, सबसे बड़ा कारण जो इनकी जीत का है वो है बड़े राज्यों में विपक्ष का बिखराव। जब भी मैं इंडी गठबंधन शब्द सुनता हूं
तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं इस शब्द को कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बोलचाल की और रिपोर्टिंग की भाषा में बड़े बड़े शब्द नहीं लिखे जा सकते कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इसलिए मैं इसको इंडी गठबंधन बोल देता हूं। उसका कारण यह है कि टोटल 543 सीट है और आप देखिए कि सिर्फ 85 सीट पे इनका गठबंधन हुआ है। मतलब परसेंट औसत निकालेंगे आप तो परिणाम आपके सामने है कि 543 सीट में अगर 85 में आपका गठबंधन हुआ है तो एक किस तरह का गठबंधन है। तो बड़े राज्यों में जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना, इन सभी जगह जो विपक्ष का बिखराव रहा है, इसका सारा श्रेय उठाने में एनडीए गठबंधन आगे रहा है और यही इनके जीत का कारण होगा। सुनील जी, क्योंकि चर्चाओं में अक्सर हम लोग बात करते थे कि इंडिया गठबंधन जो है, बीजेपी हालांकि कहती थी कि यह ठग बंधन है और आपस में लालच को लेकर के ये एक साथ आए हैं। भाई पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख ही रहे हो कि वहाँ क्या स्थिति है। ममता बनर्जी, कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी। ममता बनर्जी को माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन का पैरोकार बनेंगे, नीतीश कुमार के बाद सबसे पहले वो आगे आएंगी। उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे तक का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे भी बढ़ाया। लेकिन पंजाब की बात कर ली जाए, इंडिया गठबंधन किस तरह का, वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी का दौर रहा। हालांकि वो बयान हम लोग अक्सर सुर्खियों में रहा, उसको हम दिखा भी नहीं सकते थे। मैंने इस तरह की कटुता भरी बातें होती थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, लेकिन वहाँ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। गठजोड़ तो इस कदर रहा कि केजरीवाल पंजे पर बटन दबाए और सोनिया और प्रियंका जो है झाड़ू पर बटन दबाए। तो वाकई राजेश जी जो कह रहे हैं कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन में जो आपस में दुराव रहा, क्या उसका कहीं ना कहीं जनता ने आकलन कर लिया था? देखिए संजय जी, अब हमारा समाज काफी शिक्षित हो चुका है और देश में क्या हो रहा, कैसी हलचल हो रही है, उससे युवा और बुजुर्ग दोनों बाखूबी परिचित हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की चर्चा करें तो आप कह चुके हैं कि देखिए पंजाब में अकेले, उत्तर प्रदेश में 7, तो अगर 7 गठबंधन का मतलब होता है संकल्प लेके साथ चलने का। नहीं, बसपा तो इंडिया गठबंधन की पार्ट नहीं है राजेश जी ना। टीएमसी को लड़ाया था यहाँ पर, वो कहना है सुनील जी का। हाँ, बसपा एकला चलो, वो तो मायावती जी का अपना संदेश एकला चलो। देखिए उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई में बसपा का तो कहीं हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है कि बसपा स्टाफ भी हो जाए। संदीप जी का भी ऐसा ही कहना है। कितनी जी संदीप जी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी यही आकलन है। क्योंकि जिस तरह से मायावती जी का इस बार रुझान दिखाई नहीं पड़ा हमको मीडियो में, नहीं तो मायावती जी पूरे प्रदेश दौरा करती थी, जनपदों में जाके अपनी पार्टी का उद्देश्य और अपने वर्ग विशेष जो उनसे जुड़े वोटर हैं उनसे डायरेक्ट बात करती थी। लेकिन इस बार हमने देखा कि मायावती जी भी इस चुनाव में कोई मुख्य रूप से केवल ट्विटर, फेसबुक छोड़ करके स्वयं भागीदारी नहीं लिया। और इंडिया गठबंधन जिसको हम आप कह रहे हैं, ये केवल बीजेपी के पिच पर ही खेलता नजर हमको आया। कोई नए मुद्दे ऐसे लेके ये लोग नहीं रखे जब तक सामने। केवल एक कांग्रेस का छोड़ा मुद्दा हमको दिखाई पड़ा छोटा सा कि 10 किलो राशन हम देंगे, खटाखट रुपया आएगा। तो इसमें इस खटाखट और फटाफट में थोड़ा जनता कंफ्यूज है कि हम किस तरफ जाएं, खटाखट में या फटाफट में। जी 10 किलो राशन की बात आती है तो अभी तक इंडिया गठबंधन मुफ्त राशन, देश को गरीबी तरह भाजपा ने झोंक दिया, ऐसे वक्तव्य भी दिए। लेकिन देखा कि जो हमारे देश का गरीब वर्ग है जी, उसको कहीं न कहीं हमारी तरफ से मोह भंग हो रहा है। इस नाते से कांग्रेस ने फिर एक पासा फेंका कि हम 10 किलो राशन देंगे। तो दो तरह की भ्रांतियां आप क्यों पैदा कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, फिर हम डबल राशन देंगे। तो इसका भी कहीं न कहीं संजय जी हमने देखा कुछ लोगों पर प्रभाव,
जो निम्न स्तर के लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनमें बात सुनाई पड़ी कि अगर कांग्रेस आएगी तो 10 किलो राशन मिलेगा। तो चुनाव के समय ऐसे लोग लुभावने वादे भी पार्टी करती है जी। जिसका कहीं न कहीं जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है संजय जी। लेकिन मैं तो सदैव कहता रहा कि सरकार केंद्र में बीजेपी की ही बनेगी, विपक्ष मजबूत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में सब अच्छा ही कार्य किया। संजय जी, बहुत से ऐसे कार्य भाजपा के रहे, विशेषकर मैं तो सदैव मध्यम वर्ग की और गरीबों की, पत्रकारों की और स्वास्थ्य विभाग के लिए चर्चा मैं लगभग करता रहता हूं जहां मुझे मौका मिलता है जी। 3 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है। सरकार बनना इसलिए कि राष्ट्रवाद का नारा, राष्ट्रवाद में हमारे देश के सनातनी एकदम डूबे हुए हैं कि गला कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद पे हम भाजपा के साथ रहेंगे जी। जिस तरह से मध्यम वर्ग का साथ भाजपा ने छोड़ा है संजय जी, अभी 5 साल वक्त है, वो छोड़ दीजिए। अगर यही हाल भाजपा का रहा, मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूँ, वो छोटा पत्रकार हूँ, कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा कि क्या स्थिति बीजेपी होती है। मध्यम वर्ग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और मैं निवेदन साथ कहूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस वर्ग के लिए भी आप ध्यान दीजिए जो हमेशा आप साथ कंधा मिला करके खड़ा रहता है जी। उसके लिए भी कोई ऐसी योजनाएं लाइए। ना आपने कोई टैक्स छूट दिया अभी तक, ना बच्चों की फीस में कोई छूट दिया कोरोना से लेकर 10 सालों में। तो वो मीडियम वर्ग कहीं न कहीं संजय जी अभी भी भाजपा से नाराज है, लेकिन सनातन धर्म और राष्ट्रवाद, ये 2 मुद्दे नरेंद्र मोदी जी के ऐसे हैं कि उस मध्यम वर्ग को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। ठीक है जी संजय जी, ये मेरा अपना आकलन है जी। संदीप जी। जी भाई, एक तरफ था 5 न्याय की बात, उसमें हर वर्ग को, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, उसके लिए एक वादा किया गया, और दूसरी तरफ था राम भक्त और राष्ट्रवाद। भाई, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? एग्जिट पोल में तो हालांकि ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो पूर्वानुमान है कि इस पर मोदी जी की जो गारंटी थी वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गई, और इंडिया गठबंधन जो ये वादा लेकर के जनता के बीच आया था उसे लोगों ने नकार दिया। हालांकि मैं बार बार कहूँगा कि कल जो मत गणना होगा उसके बाद हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए, ये अलग बात है, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे संजय जी ऐसा लगता है कि इस चुनावों में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो विश्वसनीयता का था जी। मेरा अपना ऐसा आकलन है कि देश की जनता के पास शायद विपक्ष ये विकल्प नहीं दे पाया कि मोदी के अगेंस्ट या मोदी के विकल्प के तौर पर वो किसको देना चाहते हैं। इंडी गठबंधन की शुरुआत से लेके आज तक की अगर आप बात कर लीजिए तो मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा महीना गया हो जिस महीने में इंडी गठबंधन में आपको विरोध न दिखाई पड़ता हो। तो जनता के मन में ये मुझे लगता है कि खासकर हिंदी बेल्ट और दक्षिण में जो कारनामा बीजेपी कर रही हो, तो एग्जैक्ट पोल के बाद क्लियर ही हो जाएगा कि वहां पे भी ये इम्पैक्ट पड़ा है कि जनता ने ये इस बात को एकदम सिरे से नकार दिया कि उनको जब तक आप विकल्प नहीं देंगे आप। मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद, मेरा अपना ऐसा मत है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार को आगे ले जाना मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बार फिर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उसका खामियाजा उनको इस इलेक्शन में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेरा अपना ऐसा मत है कि मुझे क्रेडिबिलिटी एक ऐसा शब्द लगता है कि जिसपे शायद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत मजबूत तरीके से खड़ी रही। उसके बाद जो एक पैनलिस्ट आपके कह रहे थे कि राष्ट्रवाद, वो भी मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा रहा, सनातन धर्म एक बड़ा मुद्दा रहा, और जो लाभार्थी वर्ग रहा जिसकी बात राजेश जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि लाभार्थी वर्ग चाहे वो पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में रहा हो, मुझे लगता है कि लाभार्थी वर्ग जो है वो बीजेपी से जुड़ा रहा। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर इनकी सरकार नहीं बनती है और अगर विपक्षी गठबंधन कहीं से बनता है तो शायद वो जो लाभ उनको मिल रहा है लगातार, जो पिछले 10 वर्षों से निरंतर लगातार उनको मिलता चला आ रहा है, शायद वो लाभ कहीं न कहीं इस सरकार के जाने के बाद उनसे वो वंचित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो डिलीवरी ऑफ कॉन्फिडेंस था, मुझे लगता है कि शायद उसमें इंडी गठबंधन कहीं से भी अपनी बात को उस विश्वसनीयता के साथ जनता तक पहुंचाने में नहीं
नाकाम कह सकते हैं आप, नाकाम रहा कि वो डिलीवरी जो थी, जो बीजेपी डिलीवरी ऑफ स्पीच थी, डिलीवरी ऑफ स्टेटमेंट था, डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट था, मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी बहुत आगे इंडी गठबंधन से निकल गई। और जो उसने अपने आसपास जो छोटे दलों से उसने गठबंधन किया, मुझे लगता है उन गठबंधनों में भी आप देखिए बीजेपी के एनडीए गठबंधन में आपने एक शोर नहीं सुना होगा कि किसी भी गठबंधन को लेके कहीं भी किसी भी तरीके से कोई बातचीत कही गई हो। जिसको जो दायित्व दिया गया वो पूरे दायित्वों के साथ उन क्षेत्रों में अपने जो भी उसकी शक्ति थी उसके अनुसार वो लड़ता हुआ वहां पे दिखाई पड़ रहा था। जबकि इंडी गठबंधन में आप लगातार ये देख रहे थे कि लगातार ये खटास, लगातार उनके में पंजाब में वो अलग लड़ रहे थे, पश्चिम बंगाल में वो अलग अलग थलग खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है जनता वो समझ रही थी और उसको ये लग रहा था कि विकल्प का अभाव, मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है तीसरी बार, और उनकी विश्वसनीयता जो है, मोदी की गारंटी की जो बात कही जा रही है, वो गारंटी जो है मुझे लगता है कि जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है। और वो एग्जैक्ट पोल में भी आपको राजेश जी एकदम साफ तौर पे दिखाई देता हुआ पड़ेगा। विनय जी, भाई खटाखट से फटाफट से लेकर सटासट तक तमाम मुद्दे चले, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही थी, चाहे वो बात कर ली जाए 1 साल पहले, मैं वो जो उनकी रणनीति का हिस्सा था मैं बता दूं, इन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई, विकसित ग्राम चौपाल कार्यक्रम, मंत्री सांसद विधायकों को ग्रामों तक भेजना, संगठन के पुनर्गठन की कवायद करना, कई सांसदों का टिकट काट करके नए प्रत्याशियों को देना, टिफिन बैठक, महासंपर्क अभियान, विशेष संपर्क अभियान, वोटर संपर्क अभियान, ये तमाम चीज़ें जो पिछले 1 से 1.5 साल पहले से चल रही थी। संभवतः इंडिया गठबंधन उस वक्त सिर्फ दिल्ली से लेकर के बेंगलोर से लेकर के पटना, ये रैली और सिर्फ बैठकों में ही मशगूल रह गए और उसके बाद भी बात नहीं बनी। नीतीश बाबू पहले ही जो कहा जा सकता था अगुआ थे पूरे इंडिया गठबंधन के, वो छोड़ करके बीजेपी के पास चले गए। तो ये तो सही कहना है संदीप जी का, मेरे ख्याल से विनय जी, कि विश्वसनीयता का अभाव निश्चित तौर पर अगर इंडिया गठबंधन को मन मुताबिक सीटें नहीं आती हैं तो बड़ी वजह मानी जाएगी। मैं अपने मित्र से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, मुद्दे वही पक्ष के पास हैं, ज़्यादातर वही विपक्ष के पास हैं। वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप सरकार में हैं तो उन मुद्दों को कम उठाएंगे, विपक्ष में हैं तो उन मुद्दों को ज़्यादा उठाएंगे, और ये 70 साल से चला आ रहा है जी। ठीक है, बट जरूर हुआ क्या, फ़र्क क्या हुआ, विपक्ष की बातों को जनता क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? बात वही है, विश्वसनीयता, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जनता ने स्वीकार नहीं किया। वैसे भी मेरा ये मानना है कि विपक्ष बीजेपी से 10 साल पीछे चल रहा है और इसी तरीके से अगर विपक्ष चुनाव लड़ता रहा तो 2024 क्या 2124 तक नहीं जीत पाएगा। जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपनाई थी जी, जिस सोशल मीडिया के सहारे उन्होंने अपनी कैंपेनिंग शुरू की थी जी, वो कैंपेनिंग आज विपक्ष 2024 में शुरू कर रहा है। 2024 में विपक्ष ने जो भी चुनाव लड़ा है ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही लड़ा है। वो सोशल मीडिया के सहारे उन्होंने अपनी सीटें डिक्लेयर की हैं। सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग के ऊपर 295 सीटें रखी हैं। वो कुल मिला के सोशल मीडिया के आसपास घूमते रहे कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा, सरकार इंडी गठबंधन की बन रही है, और उसी पे वो आगे बढ़ते रहे। स्वार्थ का गठबंधन था और शायद वो बहुत कम समय में ही बना था, और हमें तो लगता है कि मतगणना ख़त्म होने के बाद विपक्ष मजबूत तो होगा, लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष मजबूत होगा, और इसमें बिखराव बहुत जल्दी आएगा क्योंकि स्वार्थ का गठबंधन बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी 4 तारीख के बाद वो 5 तारीख से 2029 की तैयारी में आ जाएगी। आप उससे कैसे जो है कंपटीशन कर सकते हैं? जो पार्टी आज चुनाव ख़त्म होता है फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, उस पार्टी से आपको जीतना है तो आपको दिशा और दशा पूरा एकाग्र होकर उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उनको टक्कर दे सकते हैं। राजेश जी, मुहिम की बात की जाए तो जिस तरह से मोदी सरकार की बात कर ली जाए, उसने तमाम विपक्षी दलों के कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। भाई, जब कांग्रेस को मंच पर नज़र आना था उसके चुनावी खाते सीज कर लिए गए।
तमाम ऐसे लोग थे जिनके घर आपने देखा कि ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, 200 400 करोड़ रुपए तक आए। उनके पास फंड का अभाव हो गया। कांग्रेस के नेता रोते नजर आए कि भाई हम कैसे चुनाव मुहिम को आगे बढ़ाएं, चुनाव का वक्त आ गया है, हमारे खाते सीज हो गए हैं। तो क्या लगता है, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए? संजय जी, इस पे अगर मैं कुछ आंकड़े अगर रखूंगा, जी जी बिल्कुल, तो मेरा 100% मानना है कि विपक्ष और विपक्ष के लोग मुझे भी गोदी मीडिया के लिस्ट में शामिल कर लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बेबाकी से अपना पक्ष इसी- रखे भाई, मैं- ये तो मैं आरोप हम स्पष्ट लोगों के इसीलिए ऊपर कर रहा लगता हूं। ही रहता है। क्योंकि मैं हम और सुनील जी तो डिबेट में कई बार ये चीज झेल चुके, और मैंने साफ कहा है कि भाई आप मुझे गोदी मीडिया कहिए चाहे कुछ कहिए, विश्लेषण तो संजय जी, हाँ। कोई आपको प्रवक्ता एमएलसी बताता, कोई हमको मंत्री प्रवक्ता और दलाल भाड़ तक बताते हैं लोग। जी जी बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपनी बात क्योंकि रखें। मैं बेबाकी नहीं, मैं सच और सही आंकड़ा रख रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी अरे पहली बार राजेश जी, जेल नहीं गए। एक पॉइंट और ले लीजिए। अगर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव यहाँ कांग्रेस के साथ बात नहीं बनती ना, तो संभवतः जो माहौल बना था वो भी नहीं होता। 57 जनसभाओं को अखिलेश यादव ने संबोधित किया, बिल्कुल। तो एक माहौल बनाने का काम किया अखिलेश यादव ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उनका बयान रहा हो पार्ले बिस्किट वाला महंगाई को लेकर के, या तमाम चीज सुर्खियों में रही, और कई बार हम लोगों ने डिबेट भी किया। जी अब आगे बोलें। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में निसंदेह कांग्रेस को माइलेज मिला है अगर, तो अरविंद में आम आदमी पार्टी से और समाजवादी पार्टी से वहां कांग्रेस फिर से थोड़ा मोटिवेट हुई है और खड़ी हुई है, संगठन खड़ा हुआ है। मैं अपने पीछे की बातों में आ जाऊं कि अरविंद केजरीवाल पहली बार जेल नहीं गए, अन्ना आंदोलन में भी वो जेल गए थे। मैं आपको बताऊं कि राहुल और सोनिया का पर जो मुकदमा लिखा गया है वो 2011 में दर्ज हुआ है। लालू यादव पे 1997 में दर्ज हुआ है। राजीव गांधी पे 1990 में मुकदमा दर्ज हुआ था। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे जी। ए राजा और कोनी मुजी 2011 में जेल गए थे। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए थे, और मुलायम और मायावती पे 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस सब जगह तो भाजपा नहीं थी ना। हाँ ये तो सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। उस समय तो भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं थी, पार्टी खड़ी हो रही थी, संघर्ष कर रहे थे। अब इन लिखे हुए मुकदमों पे अगर एनडीए सरकार कार्रवाई कर रही है, तो इस पे आरोप लगाकर आप किसी भी संवैधानिक संस्था पे प्रश्न लगा रहे हैं। मुकदमा तो आपके दौर में लिखा गया, और आज ये लोग गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि इंडी गठबंधन बोलने में मुझे बड़ा संकोच लगता है जी, कि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लिखाते रहे। लेकिन कांग्रेस का जो खाता सीज कर दिया राजेश जी, देखिए वो खाता सीज भाई, उनके जो नेशनल हेराल्ड कांड है, उस प्रकरण में जो लेन देन हुआ है, खाता सरकार ने नहीं सीज किया है, अदालत के कहने पे खाता सीज हुआ है। अब अदालत, अब आप हर जगह सरकार को आप समेट लेंगे। मुकदमा जब लिखा गया था तब तो एनडीए की सरकार नहीं थी ना, अदालत ने अपनी कार्रवाई की है और उनको जमानत भी दी है। तो अदालती कार्रवाई, और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी ही थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अब कार्रवाई हो रही है, अगर वो अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हो कि वो जेल भेज दे रहे हैं, मुकदमा लिख दे रहे हैं, ईडी का छापा पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सारे विभाग सरकार के हाथों में सौंप दिए जाए। एक बड़ा दिलचस्प बात मैं बताना चाहता हूँ कि लेकिन राजेश जी, कई ऐसे मामले आए, सुनील जी भी अभी इस पर प्रकाश डालेंगे, संदीप जी से भी मैं पूछूंगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं का नाम आया जी, वीडियो तक जारी किए गए, बिल्कुल, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए ये थोड़ा बहुत सत्ता का लाभ तो हर पार्टी लेती रही है, और अगर आप उन सब चीज़ों पे जाएंगे तो जो 2011 में केस दर्ज हुआ वो 2023 में क्यों खुल रहा है? जब केस 11 मैंने जितने वर्ष हमने गिनाए हैं जिन जिन लोगों पे, वो इतने सालों तक इन्होंने भी तो सत्ता का सुख भोगा है, और सत्ता इनके समय में भी तो इनसे पूछताछ तक नहीं हुई और ना इनका कोई कानूनी कार्रवाई हुई। तो सत्ता का लाभ थोड़ा बहुत हर राजनीतिक लेते हैं, और आप लेते हैं तो फिर तो वही वाली बात हुई कि आप करो तो पदयात्रा, हम करें तो गंजिंग।
तो ये बड़ा उसका ये मामला। चलिए, दूसरा मैं एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई भी विभाग नहीं है, बिना विभाग के वो मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। विशेषाधिकार है या इसको साजिश करार दिया जाए, आप विशेषाधिकार कह सकते हैं। मतलब ये तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के ऊपर होता है राजेश जी कि वो विभाग लेना चाहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर केजरीवाल अपने आप को साफ सुथरा घोषित करने के लिए किसी विभाग का उन्होंने महकमा लेना नामंजूर किया। इसीलिए मैं इसको थोड़ा मुझे कंटिन्यू कर लेने दीजिए जी, तब फिर आप सवाल करिएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो जेल गए हैं, केजरीवाल एक चीज जरूर आप बताएंगे, केजरीवाल केस में जो चुनावी बॉन्ड वाला मामला आया था जी, जिस शराब व्यवसायी से बीजेपी को चंदा मिला, इसको दोनों को जोड़ करके तब समीक्षा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। सब मैंने उसके बीजेपी के चुनावी बॉन्ड पे मैंने आपको बता दिया कि हर सत्ता दल अपना लेकिन उस आदमी से कैसे जो केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे और उससे चुनावी बॉन्ड हासिल कर लिया जाए। चलिए इन चर्चाओं में हम नहीं जाएंगे। संदीप जी सवाल दो है मेरा। दो राज्यों की मैं बात करूंगा। कर्नाटक की, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है, कांग्रेस काबिज हो चुकी है। जेडीएस के एक नेता थे प्रज्वल रमन्ना, मामला बहुत उछाला गया कांग्रेस की ओर से, तमाम विपक्षी दलों की ओर से, महिला सम्मान से उसको जोड़ करके बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। वहाँ भी ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने परिणाम को 2019 के परिणाम को दोहराने में सफल होती नजर आ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन का जेल जाना, वहाँ ये बताया गया कि ये जेएमएम और गुरुजी के बेटे और तमाम आदिवासी जो है इसके खिलाफत करते नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल का संभवतः जेल से बाहर आना उल्टा साबित हो गया। जो एक सिंपैथी था केजरीवाल जी की पत्नी जो रोती थी मंचों पर जा करके, संभवतः वो पूरा साफ हो गया और वहाँ आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है कि एक भी सीट नहीं आएगी। हालांकि इसमें मुझको बहुत डाउट है कि एक भी सीट नहीं आएगी। तो ये सब मुद्दे जो हैं, क्या ये सब जनता ने कोई सरोकार रखा ही नहीं? क्योंकि जो पूर्वानुमान है ये सब सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी, जो डेटा अभी राजेश जी ने दिया है कि शिबू सोरेन की बात की जाए, चाहे मधुकोड़ा की बात की जाए, कनिमोझी की बात की जाए, ये सारे जो भ्रष्टाचारी थे वो मिलकर अपने आप को बचाने के लिए तो ये गठबंधन करके आए थे ना। तो जनता ने ये मैसेज स्वीकार कर लिया कि नहीं, अगर इनको फिर से सत्ता दी जाएगी तो ये फिर भ्रष्टाचार करेंगे। और मोदी जी पहली बार जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि इस देश से भ्रष्टाचार का एकदम विनाश, उन्मूलन जो है एकदम समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार बचेगा ही नहीं। तो मैं अपनी पहली बात पे कायम हूँ कि विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी जो शब्द है, मुझे लगता है कि जनता ने उसको एकदम एक तरीके से आप कह लीजिए कि गांठ बांध लिया है कि अगर जनता का विश्वास मोदी जी ने जीता है तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो किसी भी, चाहे स्वयं मोदी जी की बात की जाए और चाहे उनकी कैबिनेट की बात कर ली जाए, किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरीके का एक पैसे का लेन देन का भ्रष्टाचार नहीं लगा है। उसके बाद आप कहेंगे कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी जो है कांग्रेस को, बीजेपी में जाके मिल गए उनको, लेकिन उसके बाद भी जनता को विश्वास है कि अगर वो भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ आए हैं तो उनको भी बीजेपी बख्शेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ केसेस नहीं चलाए जाएंगे, वो सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। लेकिन जो बात राजेश जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों के साथ आपने गठबंधन किया और उसी गठबंधन को अब लोग ठगबंधन कह रहे हैं, और जिस तरीके से आपने कर्नाटक की बात की और जिन राज्यों की बात, दक्षिण के राज्यों की बात कही जा रही है, मोदी जी का ये जो क्रेडिबिलिटी का शब्द है, जनता को ये लगता है, चाहे वो दक्षिण की जनता हो चाहे उत्तर की जनता हो, कि उसको ये विश्वास है कि अगर मोदी जी सत्ता में बने रहेंगे तो इन सारे विषयों को वो एक एक करके एक तरीके से पटाक्षेप करेंगे, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनता का जो विश्वास है, ये विश्वास जनता ने मोदी जी को दिया है कि आप सत्ता पे काबिज होकर जो देश में भ्रष्टाचारी हैं,
जो भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है उनको उनका समूल नाश करने का अगर कोई एक दायित्व किसी के पास है तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष वो बात कहने में कहीं से भी। संदीप जी, बात वहीं आ रही है विश्वसनीयता की, लेकिन जाहिर सी बात है सुनील जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, जिस तरह से चुनावी बॉन्ड का मामला सामने आया था या आया है, अभी वो ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, ये सब सवाल तो कुछ खड़े कर रहे हैं। नमामि गंगा से लेकर के पीएम आवास योजना में तमाम तरह की शिकायतें हम आप तक पहुंचती हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे ना कि इन पर भी कार्रवाई करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक मिसाल कायम करें। संजय जी, हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में या योगी जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम हो गया। मैं अगर व्यक्तिगत अपना आकलन दूं तो भ्रष्टाचार की संख्या ज्यादा बढ़ गई है जी। अभी 750 करोड़ का एक मामला पंचायती राज विभाग का मीडिया के सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया तक घूम रहा है, जिसकी अटल राज जी ने जांच करने का आदेश दिया है। 200 करोड़ रुपए का मैं चर्चा कर रहा हूं काफी दिनों से। कृषि यंत्रों घोटाला कृषि विभाग का आज भी फाइलों में दफन है जी। डायरेक्टर विवेक सिंह रिटायर हो गए, नए घोटाले की तैयारी हो रही है। कृषि विभाग में नमी सूचक यंत्र और लैंप करोड़ों रुपए खरीदे गए, जिनकी जांच पेंडिंग पड़ी, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही गन्ना विभाग में भी आप देख लीजिए, पशुपालन विभाग के लिए हम लोग कई बार डिबेट में बैठे हैं, घोटाले 100 करोड़ 200 करोड़ के नीचे नहीं है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, अत्याचार कम हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जो सत्य है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को, मैं नहीं प्रदेश की जनता धन्यवाद देती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। मैं हमेशा चर्चा करता हूं, मनोज सिंह को 36 विभाग दिए गए सरकार ने, दर्जनों बार इस मुद्दे को कई चैनलों में उठाया गया, प्रदेश सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। क्या उत्तर प्रदेश में एक मनोज सिंह ही ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो 36 विभाग एक साथ चला सकते हैं? दूसरी बात कि अगर आकलन कर लिया जाए, संजय जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ब्यूरोक्रेट 30 दिन में 36 विभाग क्या देख सकता है? तो विकास कहां से होगा जी। हालांकि मैं इस मुद्दे को उठाता हूं तो मुझे कहीं न कहीं कुछ समस्याओं को सामना भी करना पड़ता है, मैं उन समस्याओं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं सत्य कहूंगा जब तक मेरी सांस है। बिल्कुल तो सही अच्छा बात है। करेगा, पत्रकारों की जिम्मेवारी भी यही होती है कि वो सच्चाई जनता के सामने लाए। गलत कहूंगा विनय जी, एक सेकंड चूंकि इशारा हो चुका है, एक मिनट जल्दी सुनील जी, इशारा हो चुका है। बोलूंगा बस संजय जी, 1 मिनट बस आपको बोलूंगा। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैं 2 लोगों का अगर सत्ता में कल आ रही है तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल से, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और एक स्टालिन को और खड़गे जी के बेटे को। मैं तीनों को धन्यवाद दूंगा नरेंद्र जी की वापसी करने में। ठीक है जी। विनय जी, 30 सेकंड का जवाब, चूंकि इशारा हो चुका है चर्चा को समाप्त करने का। भाई खटाखट फटाफट से लेकर के भारत न्याय यात्रा से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन विश्वसनीयता को लेकर के मोदी की गारंटी ही हावी होती नजर आ रही है। उन्होंने जो पॉलिसी भाजपा सरकार ने अपनाई थी, लागू की थी, उनको एक अच्छे तरीके से जनता के बीच तक लेके गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है, डिजिटलीकरण किया है, आधार से अकाउंट को लिंक किया है, तो सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जा रहा है और लाभार्थी वर्ग उससे जो है कहीं ना कहीं अपने आप को जो है संतुष्ट पा रहा है। और ये पॉलिसी भाजपा की चाहे तो विपक्ष भी ला सकती थी, राजीव गांधी के समय भी आ सकता था, उन्होंने इसको इस बारे में सोचा था, लेकिन इम्प्लीमेंट भाजपा ने किया, जिसका शायद फ़ायदा उसको मिल रहा है। चलिए, इस चर्चा पर हम लोगों ने बहुत सारगर्भित बातें रखी जनता के लिए। जाहिर सी बात है कल भी ये सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि कल मतगणना का दिन है और काफ़ी अहम है, क्योंकि देश में नए सरकार के गठन का कल रास्ता साफ होना है। फिलहाल सारे मेहमानों का फिलहाल जी, राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, बस 2 लाइन कल के परिणाम पे बोलना चाहता हूँ जल्दी कि कल जीत का नया पैगाम लिखा जाएगा, सदियों में जो हुआ काम लिखा जाएगा, नाम वालों का नाम लिखा जाएगा, दान वालों का दान लिखा जाएगा, जो हराम है वो हराम लिखा जाएगा और भारत के नक्शे पे श्री राम लिखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी दावे दोनों तरफ से हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से।
एक तरफ जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो संभव होता नहीं दिख रहा है, 295 जो इंडिया गठबंधन का दावा है वो भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन फिलहाल कल मतगणना होगी, हर खबर को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। पल पल का अपडेट आपको प्राइम टीवी के जरिए हासिल होगा और एक बेहतरीन पैनल के साथ हम उस मतगणना पर चर्चा भी जारी रखेंगे। आप ज़रूर देखिएगा प्राइम टीवी, कल सुबह से हम लोग आपके लिए मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। लोकसभा का दंगल चला टकाटक टकाटक, किसने मारी बाजी? फटाफट फटाफट फटाफट।